हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन। और मैं आपको एक बार बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से लेकर के क्लास 12 तक के सारे बुक्स एंड ई बुक्स अवेलेबल हैं, है ना। तो उसको लेने के लिए क्या करना है, आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप फिलअप करें, फिर जो हमारी टीम है वो आपसे कांटेक्ट करेगी। तो ये जो बुक्स अवेलेबल है ना, ये डिफरेंट सेगमेंट्स में कैटेगराइज्ड है। लाइक आपका सैम्पल पेपर बुक्स हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुक्स हो गए, ऐसे डिफरेंट सेगमेंट्स में बुक्स मिलेंगे आपको। ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये, ठीक है। चलें, तो आज की वीडियो में हम क्या शुरू करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, दैट इज वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, उसका आज हम देखने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना। मतलब इस चैप्टर से इस टॉपिक पे क्वेश्चन 99% एक तरीके से कंफर्म है कि आएगा, है ना। चलो, तो क्या होता है ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये देखें आप, ये जो आपको यहां पर सेटअप दिख रहा है, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, ठीक है। देखो यहां पर हमने लिया यहां पर एक सोर्स, ठीक है, और यहां पर लिया हमने दो स्लिट लिया हमने। स्लिट मतलब एक नैरो ओपनिंग है, ठीक है। ये दो स्लिट है, ए और बी। तो अगर ये इल्यूमिनेट होगा, मतलब ये लाइट वेव अगर आप ट्रांसमिट करेगा, तो ये दोनों स्लिट भी इल्यूमिनेट होंगे, है ना। मतलब इनकी वजह से ये दोनों स्लिट भी सोर्स ऑफ लाइट बन जाएगा और ये कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होगा, क्योंकि इन दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है वो वही होगा जो इस सोर्स का होगा, ओरिजिनल सोर्स का, है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है ये क्या होंगे, कोहेरेंट सोर्सेस होंगे, ठीक है। अब देखो, यहां से भी लाइट वेव निकलेगी और यहां से भी लाइट वेव निकलेगी, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है ना। देखो ध्यान से आप लोग यहां पर, ये देखो, ये जो आपका सोर्स है, मतलब पहला स्लिट, यहां पर ये अपना वेव प्रोड्यूस करेगा। देखो ये जो सॉलिड लाइन है, सॉलिड लाइन, इसे कह रहे हैं क्रेस्ट, और ये जो डॉटेड है ये क्या है, ट्रफ। तो ये देखो ऑल्टरनेटली आपको पता है कि क्रेस्ट ट्रफ बनते हैं वेव में, है ना। तो ये देखो, ये क्रेस्ट, ये ट्रफ, फिर ये क्रेस्ट, फिर ये ट्रफ, ठीक है। सिमिलरली ये जो आपका दूसरा स्लिट है, यहां से भी लाइट वेव एमिट होगी, तो इसका देखो क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, ऐसा। तो जब दोनों लाइट वेव एमिट करेंगी, है ना, तो दोनों वेव का सुपर इंपोजिशन होगा, ठीक है। तो दोनों वेव का जब सुपर पोजिशन होगा, है ना, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगी, कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। अपन प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखना, आपको यह पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जब वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। मतलब क्रेस्ट या ट्रफ जब मिलते हैं तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। और वहीं अगर क्रेस्ट पे ट्रफ मिला तो वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर देखो ध्यान से, आप देखना, इस वाले का ये देखो, ये क्रेस्ट है और ये जो क्रेस्ट है वो इस वाले का है। तो यहां पर देखो दो क्रेस्ट मिल रहे हैं। फिर देखो ये ट्रफ और इसका ट्रफ, ये ट्रफ मिल रहा है। फिर देखो क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट, होगा ऐसा। तो यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, जिनकी वजह से सामने स्क्रीन पर एक पैच बनेगा, ठीक है, कॉल्ड एज ब्राइट फ्रिंज। क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज। तो यहां पर एक पैच बनेगा ब्राइट फ्रिंज का, तो यह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है कि नहीं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां पर वेवफॉर्म में भी यह आपका क्या है, क्रेस्ट, ये दूसरे वेव का भी क्या है, क्रेस्ट, दोनों मिले तो आपका एक नया वेव बना, हाँ है ना, ठीक है। तो ये देखो, मतलब यहां पर जब इन दोनों वेव का सुपर इंपोजिशन होगा
तो सामने रखे हुए स्क्रीन पर आपको ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। ठीक है, अभी आपको यह ब्राइट समझ में आ गया, वो क्यों बना? बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो उसी के बाद डिस्ट्रक्टिव होगा। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या? कि एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ मिलेगा। देखो ध्यान से, यहां पर देखना, ये जो क्रॉस वाले दिख रहे हैं आपको, क्रॉस, ठीक है, ये देखो, इसका क्रेस्ट और इसका ट्रफ है ये, फिर इसका क्रेस्ट इसका ट्रफ है ये, फिर इसका क्रेस्ट इसका ट्रफ है ये, इसका क्रेस्ट इसका ट्रफ है ये, फिर इसका क्रेस्ट इसका ट्रफ है ये। तो ऐसे करके यहां पर आपको क्या मिलेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब यहां पर डार्क फ्रिंज मिलेगी। और साफ दिख भी रहा है यहां पर कि आपके क्रेस्ट पे ट्रफ है, क्रेस्ट पे ट्रफ है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से आगे, फिर उसके बाद फिर से आपका कंस्ट्रक्टिव होगा। देखो क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे, मतलब ट्रफ पे ट्रफ, क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, ठीक है, क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, ऐसे करके आपको यहां पर फिर से क्या मिला? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां पर आप लोग ये ऑब्जर्व करोगे कि जो आपका ब्राइट डार्क ब्राइट, ये ऑल्टरनेटली फॉर्म होगा, है कि नहीं? तो ये है आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जहां पर उन्होंने दो वेव का सुपर इंपोजिशन करा के, है ना, सामने वाले स्क्रीन पर, है ना, ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क फ्रिंजेस ऑब्टेन की थी। इज इट क्लियर? ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर अब मैं यहां पर कैलकुलेशन करने जा रहा हूं मैं, कि अगर मैं ये बोलूं कि यार स्क्रीन के सेंटर से किस पोजीशंस पे ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी, मतलब किस किस पोजीशंस पे ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं कि यार सेंटर ऑफ स्क्रीन से चौथी ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन क्या होगा, दूसरी ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन क्या होगा, दूसरे डार्क फ्रिंज का पोजीशन क्या होगा, तो मुझे बेसिकली पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस निकालने हैं ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कैलकुलेशन करने हैं अपन को, एंड साथ ही साथ वहीं पर हम यह भी बात कर लेंगे कि ये जो फ्रिंजेस बने हैं, ठीक है, ब्राइट डार्क जो फ्रिंजेस बने हैं, इनकी विड्थ कितनी होती है। तो विड्थ ऑफ फ्रिंज निकालने का भी एक्सप्रेशन होता है ना, वो भी हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, चलो, तो पहले आप लोग एक काम करें, इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, इसको डायग्राम बना लेना आप लोग ये। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहां पर कुछ कैलकुलेशन पार्ट, है ना, बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, देखो एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस, है ना, और साथ में अपन पोजीशंस भी निकालेंगे फ्रिंजेस का। देखो यहां पर मैं ले रहा हूं दो स्लिट, ये एक स्लिट, ये एक स्लिट। तो स्लिट का मतलब एक नैरो ओपनिंग, है ना, तो ये स्लिट ए है और ये स्लिट बी है। ठीक है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल डी है, ये स्मॉल डी का सेपरेशन इनके बीच में। ठीक है, चलो अब देखो सामने है स्क्रीन, और स्क्रीन की दूरी स्लिट से कैपिटल डी है। ठीक है, ये हमारा स्क्रीन है ना। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये जो आपका दो स्लिट के बीच का जो सेपरेशन है डी, इसका मिड पॉइंट लो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे अपन स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, इसे कहेंगे सेंटर ऑफ स्क्रीन, है कि नहीं। तो जो भी पोजीशंस निकालेंगे अपन फ्रिंजेस का, वो यहीं से निकालेंगे, तो ये हमारा बेसिकली रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर मान लो इस पॉइंट पर कोई फ्रिंज बन रहा होगा। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है, इस पे डार्क फ्रिंज बनेगा कि ब्राइट फ्रिंज बनेगा, वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों से जो लाइट वेव आ रही है
उनमें पाथ डिफरेंस कैसा है। ठीक है, अपन ने प्रीवियस वीडियो में बात कर ली थी कि कंस्ट्रक्टिव के लिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस कितना कितना होना चाहिए। ठीक है, तो मेरी बात को सुनना, इस पॉइंट पर कौन सी फ्रिंज बनेगी, डार्क या ब्राइट, उसके लिए डिपेंड करेगा कि यहां से जो लाइट निकल रही है और यहां से जो लाइट निकल रही है, दोनों का पाथ डिफरेंस कितना होगा, है कि नहीं। तो एक काम करेंगे अपन, यहां पर मैं मान लेता हूं कि ये जो पॉइंट है उसकी दूरी सेंट्रल से x है। कितनी है, x है। क्लियर, ठीक है। अब आप देखो, ये मैंने पॉइंट P मान लिया, एक रैंडम पॉइंट अपन ने माना है इसको P। ठीक है, अब देखो यहां से लाइट वेव यहां तक पहुंचने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, AP, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये होगा BP। तो इस BP और AP में जो रास्ते का डिफरेंस है ना, उस पर डिपेंड करेगा कि यहां पर ब्राइट बनेगा कि डार्क बनेगा। ठीक है, आप ये बताओ कि अगर यहां पर ब्राइट बनेगा उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, n लैम्डा, मतलब मल्टीपल ऑफ लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। अगर पाथ डिफरेंस है तो यहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगा, है कि नहीं। तो यहां पर हम लोग कंडीशंस लगाएंगे, ठीक है, पाथ डिफरेंस का कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए। अभी बस आप देखते जाओ। ठीक है, देखो यहां पर ध्यान देना, ये जो आपका A है यहां से जरा परपेंडिकुलर ड्रॉप करो स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, चलो यहां से भी जरा परपेंडिकुलर ड्रॉप करो फॉर कैलकुलेशन पर्पस ओनली, है ना। ठीक है, तो ये आपका M मान लो और ये N मान लो। अब एक काम करते हैं, पॉइंट P पर इन दोनों लाइट वेव का पाथ डिफरेंस कितना है पहले वो निकाल लें। ठीक है, अब देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस क्या ये होगा आपका BP माइनस AP, BP माइनस AP, ये पाथ डिफरेंस होगा। ठीक है, चलो अब मैं निकाल लेता हूं पहले BP और AP की वैल्यू अलग से, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो तुम ये बताओ, ये पूरा D है तो ये D/2 होगा, तो ये भी D/2 होगा, और ये भी D/2 होगा। ये D है तो ये भी आपका D होगा, ये भी आपका D होगा। तो पहले मैं निकालता हूं AP, है ना। ठीक है, जरा पाइथागोरस देखो, राइट ट्राइंगल APM में देखना, ये कितना होगा, ये हमारा होगा पूरा x है, उसमें से D/2 माइनस कर दो, तो ये कितना बचा, ये होगा x माइनस D/2, और ये कितना है, D है, तो आपको AP मिल जाएगा पाइथागोरस से। ठीक है, तो यहां देखो ध्यान से, सिंस AP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ D स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मतलब x माइनस D/2 का होल स्क्वायर, हाँ है ना। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूं, आप देखो अंडर रूट ऑफ D स्क्वायर में कॉमन लूंगा तो हो जाएगा 1 प्लस x माइनस D/2 होल स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, है ना। ठीक है, अब आप देखो D स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा तो D हो जाएगा। ठीक है, और इसका रूट रहेगा तो इसका रूट बोलो या फिर इसका पावर बोलो, x माइनस D/2 होल स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर होल पावर 1/2 बोल सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर आप लोग ये देखो, यहां पर जो D होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्मॉल d। भाई दोनों स्लिट के बीच का जो गैप है ना, ठीक है, वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। तो D की वैल्यू, कैपिटल D की वैल्यू स्मॉल d के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। तो डिनोमिनेटर अगर बहुत ज्यादा है मतलब आपका ये जो होल वैल्यू है वो 1 से कम होगी, और अगर 1 प्लस समथिंग
ठीक है, और ये समथिंग जो है अगर 1 से बहुत कम है तो यहां पर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम पावर को इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, मतलब पावर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। लेकिन ये कब होता है? जब x की वैल्यू 1 से बहुत कम होती है। तो आप देखो यहां पर ये हमारा x का रोल कर रहा है पूरा, तो ये वाली वैल्यू 1 से बहुत कम है, तो यहां पर हम पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो ये हो जाएगा आपका d इंटू 1 प्लस एक्स माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर, है ना। 1/2 इंटू किया तो वही हुआ ना 1/2d स्क्वायर। ठीक है, चलो ये हो गया आपका सिंपल सा एपी की वैल्यू। ठीक है, चलो भाई अब मैं सिमिलरली मैं निकालता हूं बीपी की वैल्यू। ठीक है, अब बताओ जरा बीपी को देखो, बीपी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस, बताओ पी से लेके एन तक ये कितना होगा, एक्स प्लस डी बाई 2, ये पी एन कितना होगा, एक्स प्लस डी बाई 2। ठीक है, तो ये देखो बीपी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, है कि नहीं। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, यहां पर सेम कार्यक्रम करेंगे, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, है कि नहीं। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर डी स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो डी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो चलते हैं नेक्स्ट पेज में अपन, देखो तो यहां पर बीपी इज इक्वल टू डी स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो डी हो जाएगा, और अंडर रूट रहेगा तो अंडर रूट ना लिख करके पावर 1/2 लिख देंगे अपन, तो 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर होल पावर 1/2। अब सेम कहानी कि डी स्क्वायर 1 से बहुत बड़ी, डी स्क्वायर बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है, स्मॉल डी से, तो आपका डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा होगा, तो ये होल वैल्यू 1 से कम होगी, तो हम यहां पर पावर मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर, तो ये आपका d इंटू 1 प्लस 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर। ठीक है, 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया इसमें मैंने, तो ये हो गया हमारा बीपी। क्लियर। नाउ अब मैंने निकाल लिया एपी और बीपी दोनों। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, सबट्रैक्ट करके पार्ट डिफरेंस निकालूंगा मैं। ठीक है, तो आप देखो यहां पर देयरफॉर पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू बीपी माइनस एपी, और बीपी की वैल्यू ये है, तो d इंटू 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर माइनस एपी, और एपी की वैल्यू कितनी है, वही d इंटू 1 प्लस एक्स माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर। ठीक है, तो d इंटू 1 प्लस एक्स माइनस डी बाई 2 होल स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर d कॉमन ले सकते हो आप। ठीक है, तो क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर माइनस d कॉमन आ चुका है, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, -1 माइनस ऑफ एक्स माइनस डी बाई 2 होल स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर। ठीक है, चलो तो आपका 1 कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखो दिस माइनस दिस में 2d स्क्वायर नीचे कॉमन आ जाएगा, तो d अपॉन 2d स्क्वायर हो जाएगा ये। अब बचेगा x प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर माइनस,
ऑफ x माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर होगा ऐसा। ठीक, अब देखो ध्यान से आप लोग यहां पर इधर देखना, यहां पर पाथ डिफरेंस इक्वल टू ये आपका d कैंसिल आउट, तो हो गया 1/2d। अब देखो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 और फिर 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू डी बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ xd आएगा। ठीक है, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे आप, और a माइनस बी का होल स्क्वायर करने के बाद जब माइनस अंदर लाओगे साइन रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर मतलब माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर होता है लेकिन हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर बाई 4, फिर माइनस 2ab होगा मतलब माइनस 2 इंटू एक्स इंटू डी बाई 2 कैंसिल, तो माइनस एक्स डी, लेकिन ये माइनस क्या कर देगा, प्लस एक्स डी। ठीक है, डी स्क्वायर बाई 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहां पर आएगा आपका 1/2d एक्स डी प्लस एक्स डी 2xd, तो ये 2 भी क्या हो गया, कैंसिल। तो आप देखो जो पाथ डिफरेंस आया है वो कितना आया, वो आया आपका x स्मॉल d बाई कैपिटल D, है ना। तो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, इधर देखो, मतलब इस पॉइंट पर दोनों लाइट वेव के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है, x इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल D। ठीक, अब सुनो, अगर आप चाहते हो कि ये पॉइंट आपका यहां पर ब्राइट फ्रिंज बने, तो फॉर ब्राइट फ्रिंज एट पॉइंट P दिस पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा ना, क्योंकि पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या था आपका, n लैम्डा। ठीक है, तो अब देखो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, मैं बोलूंगा, आओ जरा नेक्स्ट पेज में देखो, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है, यहां पर देखो मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां पर हम बोलेंगे पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, है कि नहीं। तो अब बताओ, देख के यहां पर पाथ डिफरेंस अभी हमने कितना निकाला, x स्मॉल d बाई कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्डा, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, n लैम्डा d बाय स्मॉल d, होगा कि नहीं होगा ऐसा। ठीक है, आ रही है बात समझ में आपको, है ना। ठीक है, तो मैंने ये बोला आपसे कि अगर आप चाहते हो कि उस पॉइंट पर क्या मिले, ब्राइट फ्रिंज मिले, तो ऑब्वियस ही बात है दोनों लाइट वेव के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा होना चाहिए। तो मैंने अपना पाथ डिफरेंस निकाला और n लैम्डा से इक्वेट कर दिया, तो उससे वो x की वैल्यू आ गई, है कि नहीं, मतलब पोजीशंस फॉर ब्राइट फ्रिंज आ गई। अब देखो यहां पर ध्यान देना, यहां पर जो पहला ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, ठीक है, जरा मेरी बात को सुनना ध्यान से, जरा डायग्राम पे वापस आओ, ये देखो पहला ब्राइट फ्रिंज जो है वो तो सेंट्रल वाला फ्रिंज होगा, ये जो सेंटर पे फ्रिंज बनता है ना स्क्रीन के, वो ब्राइट फ्रिंज होता है। ठीक है, कॉल्ड एज सेंट्रल मैक्सिमा, है ना, मैक्सिमा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपका सेंट्रल मैक्सिमम होगा, यहां पर ब्राइट बनती है। क्यों बनती है ब्राइट, देखो इसके पीछे तो सीधा सा रीजन है। देखो यहां से जो लाइट वेव निकलेगी यहां पर, और यहां से जो लाइट वेव निकलेगी यहां पर, आप बताओ जब इनका सुपर पोजिशन हुआ यहां पर, तो दोनों पाथ में कोई डिफरेंस है क्या, नहीं। आप बताओ AC की वैल्यू और BC की वैल्यू सेम है, तो दोनों का पाथ लेंथ अगर सेम है तो डिफरेंस कितना होगा, 0। और अगर पाथ डिफरेंस 0 होता है
तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना। आप बताओ, पाथ डिफरेंस होता है n लैम्डा, और n की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं 0 से, तो हो जाएगा 0 लैम्डा मतलब 0, और पाथ डिफरेंस अगर 0 होता है तो हम कहते हैं कि वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, मतलब ब्राइट फ्रिंज होगा। मतलब यहां पर आपका सेंटर ऑफ स्क्रीन पर ब्राइट बनता है, इसे कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमम। इज इट क्लियर? ठीक है, अब सुनो, मतलब n इक्वल टू जब तुम 0 रखोगे, यहां देखो ध्यान से, जब तुम इस n में 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 0, और x की वैल्यू 0 मतलब सेंटर पे, मतलब x की वैल्यू 0 मतलब सेंटर पे, तो सेंटर पे क्या बनेगी? आपकी ब्राइट बनेगी। अब वो जो सेंटर वाला आपका फ्रिंज है, ठीक है, इसको रेफरेंस मान लिया। अब इसके बाद जो ब्राइट्स बनेगी, ठीक है, तो इसके बाद जो ब्राइट बनेगी वो पहला ब्राइट फ्रिंज माना जाएगा, फिर उसके बाद जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी उसे दूसरा ब्राइट माना जाएगा। मतलब अब हम लोग n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो पहले ब्राइट का पोजीशन मिलेगा। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूं, अब बताओ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, ऐसा बोलो बेटर रहेगा, पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज क्या रहेगा? ये देखो, रखो यहां पर 1, तो ये होगा आपका 1 मतलब लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। ठीक है, नाउ पोजीशन ऑफ सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज ये क्या होगा? 2 लैम्डा डी बाय डी, है कि नहीं? आप ये बताओ, लैम्डा डी बाय डी आपका आंसर मीटर में होगा ना यार भाई, ये x की वैल्यू है और x क्या है? डिस्टेंस, तो ये एक डिस्टेंस है, मतलब पहला ब्राइट फ्रिंज जो है सेंटर से लैम्डा डी बाई डी डिस्टेंस पे होगा, दूसरा ब्राइट फ्रिंज 2 लैम्डा डी बाई डी बनेगा, है कि नहीं? तो आप बताओ, सेंटर से आपके डिफरेंट ब्राइट फ्रिंजेस का पोजीशन मिलता जाएगा ना, बस आप n की वैल्यू पुट करते जाना, n की वैल्यू 1 तो आपका दूसरा ब्राइट फ्रिंज, सॉरी n की वैल्यू 1 तो पहला ब्राइट फ्रिंज, n की वैल्यू 2 दूसरा ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन, n की वैल्यू 3 तीसरे ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन। ठीक है, आप देखो पोजीशन ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज ये क्या होगा? 3 लैम्डा डी बाय डी होगा, ऐसा मानते हो? ठीक है, तो ये हो गया आपका पोजीशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, है कि नहीं? नाउ अब हम बात करेंगे डार्क फ्रिंजेस के पोजीशंस क्या क्या होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पाथ डिफरेंस को इक्वेट करेंगे। किससे इक्वेट करेंगे? देखो, आप देखो यहां पर ध्यान से, फॉर डार्क फ्रिंजेस मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अभी देखो ध्यान से आप लोग यहां पर, इधर देखो, हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, इतने का होना चाहिए पाथ डिफरेंस। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से आप लोग यहां पर, इधर देखना, पाथ डिफरेंस हमने क्या निकाला? जनरल, वही एक्स डी बाई डी इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 2n-1 इंटू लैम्डा डी बाय 2 स्मॉल डी, हाँ है ना? ये हो जाएगा आपका पोजीशंस फॉर डार्क फ्रिंजेस। अब देखो, अगर आपको पहले डार्क फ्रिंज का पोजीशन निकालना है सेंटर से, तो n की वैल्यू आप 1 रख दो। ठीक है, रखो जरा यहां पर
पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज क्या होगा ये? आप देखो, रखो यहां पर 1, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1, 1 इंटू लैम्डा डी बाई 2d, मतलब लैम्डा डी बाय 2d, है कि नहीं? ठीक है, अब बताओ पोजीशन ऑफ सेकेंड डार्क फ्रिंज क्या होगा? रखो यहां पर 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा डी बाय 2d, मतलब 3 बाय 2 लैम्डा डी बाय डी होगा ऐसा। ठीक है, अब देखो पोजीशन ऑफ थर्ड डार्क फ्रिंज ये क्या होगा आपका? बताओ थर्ड वाले का। 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 1 5, 5 लैम्डा डी बाई 2d, मतलब 5 बाई 2 लैम्डा डी बाय डी, है कि नहीं? ये हो गए पोजीशंस ऑफ डार्क फ्रिंजेस। ऐसे करके आप n की वैल्यू डालते जाओ, आपको डार्क फ्रिंजेस की पोजीशंस मिलते जाएंगी, हाँ है ना? अब लेकिन यहां पर एक चीज आपको ऑब्जर्व करनी है, ठीक है? वहां से कुछ कंक्लूजन मिलेगा आपको, ठीक है? ध्यान देना। आप ये बताओ सेंटर ऑफ स्क्रीन पर, ठीक है? जरा यहां पर ध्यान देना। चलो यहीं पर देख लो, ऐसा बना के आपको बस शो करता हूं। ये मान लो सेंटर ऑफ स्क्रीन है, ठीक है? अब पहला ब्राइट फ्रिंज इसके बाद कहां पर मिल रहा है? लैम्डा डी बाई डी पर मिल रहा है। यहां पर मिल रहा है आपको पहला ब्राइट फ्रिंज। कितनी दूरी पे मिल रहा है आपको? लैम्डा डी बाय डी पे मिल रहा है, हाँ है ना? ठीक है, मतलब यहां पर जो पैच मिलेगा, ठीक है, वो आपका ब्राइट फ्रिंज का होगा, पहले ब्राइट फ्रिंज का। अब देखो जो पहला डार्क फ्रिंज है वो कहां मिल रहा है? वो लैम्डा डी बाई 2d पे मिल रहा है, मतलब हाफ ऑफ लैम्डा डी बाई डी पे मिल रहा है। तो हाफ ऑफ लैम्डा डी बाई डी, तो इसके हाफ डिस्टेंस पे मिल रहा है, मतलब बीच में मिलेगा ना आपको। मतलब यहां पर क्या मिलेगा आपको? डार्क फ्रिंज मिलेगा, ठीक है भाई? लैम्डा डी बाई डी का हाफ है ना ये। तो आप बताओ यहां पर लैम्डा डी बाय 2d होगा ये, तो यहां पर क्या मिल रहा है? डार्क। तो सेंट्रल पे होता है आपका ब्राइट, है कि नहीं? उसके बाद पहले डार्क होगा फिर ब्राइट होगा, है कि नहीं? अब देखो ये आपका क्या है? पहला ब्राइट है। अब दूसरा ब्राइट कहां होगा? दूसरा ब्राइट होगा आपका 2 लैम्डा डी बाई डी पे। तो अब देखो लैम्डा डी बाई डी के बाद अगला जो ब्राइट होगा वो 2 लैम्डा डी बाई डी पे होगा, लेकिन जो सेकेंड डार्क है वो कितने पे होगा? 3 बाई 2 लैम्डा डी बाई डी, मतलब 1.5 लैम्डा डी बाई डी ना। और 1.5 जो है वो 1 और 2 के बीच में आता है ना, मतलब 3 बाई 2 लैम्डा डी बाई डी, मतलब 1.5 लैम्डा डी बाई डी इनके बीच में होगा ना, है कि नहीं? तो ये देखो यहां पर होगा आपका 3 बाई 2 लैम्डा डी बाई डी, मतलब ये आपका ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, मतलब यहां पर ऑल्टरनेटली बनते हैं ना, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, हाँ या ना? ठीक है, तो यहां पर आपको यह समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली ये जो फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला है ये हमें सेंट्रल मतलब सेंटर ऑफ स्क्रीन से पोजीशंस दे रहा है डिफरेंट फ्रिंजेस का। ये दे रहा है ब्राइट फ्रिंजेस का पोजीशंस और ये दे रहा है डार्क फ्रिंजेस का पोजीशंस। और हमने दोनों के 3-3 पोजीशंस लिखे हैं। वहां से यह समझ में आया कि हर 2 ब्राइट के बीच में एक डार्क होगा या हर 2 डार्क के बीच में एक ब्राइट होगा, मतलब ऑल्टरनेटली डार्क ब्राइट बनते जाएगा आपका, है कि नहीं? कहानी क्लियर हुई आपको? ठीक है, चलो
ये तो चीज समझ में आ गई अपन को, है ना? ओके, नाउ अब हम बात करेंगे कि ये जो फ्रिंजेस बनती हैं स्क्रीन पर, है ना, उसकी विड्थ कितनी होती है, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर हम यहां पर विड्थ को लेके बात करेंगे। तो इधर देखना आप लोग, विड्थ ऑफ फ्रिंजेस। ठीक है, अब बोलोगे सर कौन से फ्रिंज का विड्थ, डार्क का कि ब्राइट का? तो मैं आपसे कहूंगा कि चाहे कोई सा भी फ्रिंज हो, डार्क फ्रिंज हो या ब्राइट फ्रिंज हो, विड्थ सबकी क्या रहती है? सेम रहती है। और मैं ये जस्टिफाई भी करूंगा आपको। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, इधर देखना। पहले मैं निकालता हूं विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। ठीक है, देखो, अच्छा, विड्थ ऑफ फ्रिंजेस को ना हम लोग बीटा से शो करते हैं। ठीक है, नाउ अब देखो, पहले मैं निकालूंगा विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर तुम ये बताओ मुझे, अगर डार्क फ्रिंज का विड्थ निकालना है तो ये ऑब्वियस है ना, जो डार्क फ्रिंज होता है वो दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में होता है। मतलब अगर दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का सेपरेशन निकाल लिया तो वो डार्क फ्रिंज का विड्थ होगा ना भाई। दो लगातार ब्राइट फ्रिंज जो हैं उनके बीच का सेपरेशन जो होगा वो एक्चुअली में डार्क फ्रिंज का विड्थ होगा ना, क्योंकि दो लगातार ब्राइट फ्रिंज के बीच में क्या होता है? डार्क, है कि नहीं? तो अगर आपको डार्क फ्रिंज का विड्थ निकालना है तो दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का सेपरेशन निकाल लो, मिल जाएगा विड्थ आपको। ठीक है, तो आप एक काम करो, यहां पर विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज क्या होता है? इट इज द सेपरेशन बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से यहां पर। ठीक है, मुझे सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लिखना बहुत जरूरी है। कंसेक्यूटिव, लगातार, मतलब मैंने बोला कि सेकंड और थर्ड ब्राइट फ्रिंज के बीच का गैप, है कि नहीं? फोर्थ या मतलब फोर्थ और फिफ्थ के बीच का गैप, ठीक है, फिफ्थ या सिक्स्थ के बीच का गैप, मतलब कोई भी दो लगातार जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनके बीच का सेपरेशन निकालना है। ठीक है, तो अब बताओ, यहां पर मैं निकालने जा रहा हूं बीटा, मतलब विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। ध्यान देना आप लोग, यहां पर कोई भी दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज, तो एक काम करें, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज और फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के बीच का सेपरेशन निकाल लें। ठीक है, तो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन क्या होता है? 2 लैम्डा डी बाई डी भाई, n लैम्डा डी बाई डी था ना? ठीक है, उसमें मैंने 2 रख दिया, तो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज का विड्थ माइनस आपका पहले ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन, वो क्या होगा? लैम्डा डी बाय डी। भाई सेकेंड ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन, सेंटर से सेकेंड ब्राइट मान लो यहां बन रहा है और फर्स्ट ब्राइट यहां बन रहा है, तो दोनों के पोजीशंस को आप माइनस करोगे तो ये सेपरेशन मिलेगा ना, दैट इज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। ठीक, तो ये देखो, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन माइनस फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन हो जाएगा। आप बताओ सॉल्व करके, क्या लैम्डा डी बाई डी आएगा ना, है कि नहीं? सिंपल, 2 लैम्डा डी माइनस लैम्डा डी इज लैम्डा डी बाई डी, हाँ है ना? अगर मैं एक जनरल फॉर्म में भी करूं तो आप बताओ, तुम बताओ, nth ब्राइट फ्रिंज जो होगा वो n लैम्डा डी बाई डी होगा कि नहीं होगा? माइनस nth के पहले वाला जो ब्राइट होगा वो n माइनस 1th होगा ना फ्रिंज, n माइनस 1th ब्राइट फ्रिंज होगा, तो n माइनस 1th ब्राइट फ्रिंज क्या होगा? n माइनस 1 लैम्डा डी बाई डी, है कि नहीं? तो अब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, आप बताओ ये लगातार है कि नहीं? n माइनस 1th और nth दो लगातार ब्राइट फ्रिंज है,
उनके बीच का सेपरेशन। ठीक है, तो आप बताओ यहां पर लैम्डा डी बाई डी कॉमन आ गया, तो आप बताओ n माइनस n प्लस 1, तो आपका ये कैंसिल, बोलो आया ना, लैम्डा डी बाई डी, है कि नहीं? मतलब यहां पर डार्क फ्रिंज का विड्थ क्या हुआ? लैम्डा डी बाय डी। क्लियर है? नाउ अब देखो, मैं निकालता हूं विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, चलो अब बताओ, मुझे अगर ब्राइट फ्रिंज का विड्थ निकालना है तो आप बताओ, कोई भी ब्राइट फ्रिंज हो वो दो लगातार डार्क फ्रिंज के बीच में होता है ना, तो अगर कोई भी दो लगातार डार्क फ्रिंज के बीच का सेपरेशन निकाल लूं तो वो ब्राइट फ्रिंज का विड्थ होगा ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पर, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज क्या होगा? इट इज द सेपरेशन, इट इज द सेपरेशन between two consecutive डार्क फ्रिंजेस, दो लगातार डार्क फ्रिंज के बीच का जो गैप होगा वो ब्राइट होगा ना, ब्राइट का विड्थ होगा वो। ठीक है, चलो अब देखो, आप ये बताओ, कोई भी दो लगातार आप डार्क फ्रिंज का पोजीशन बताओ, तो अभी अपन ने 3 निकाले थे ना। ठीक है, यहां देखो, अभी अपन ने ये 3 निकाले थे ना पोजीशंस। एक काम करो, ये जो दूसरा डार्क फ्रिंज का पोजीशन है और ये जो पहला डार्क फ्रिंज का पोजीशन है, ये लगातार है ना, तो इनके सेपरेशन, इनके पोजीशंस को माइनस करो तो इनके बीच का सेपरेशन मिल जाएगा ना आपको। तो आप बताओ, 3/2 लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा डी बाई 2d, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो यहां देखो ध्यान से आप लोग, इधर देखो, बीटा इक्वल टू अपना जो सेकेंड डार्क है वो क्या था आपका? 3/2 लैम्डा डी बाई डी, और जो पहला डार्क था वो कितना था? लैम्डा डी बाई 2d, है कि नहीं? तो आप बताओ कितना आएगा यहां पर। तो ये देखो 2d नीचे सेम है, 3 लैम्डा डी माइनस लैम्डा डी, 2 लैम्डा डी बाई 2d, 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा डी बाय डी होगा ऐसा। ठीक है, तो आप बताओ, देख सकते हो कि जो ब्राइट फ्रिंज का विड्थ आया है वो लैम्डा डी बाई डी आया है, और जो डार्क का विड्थ आया है वो भी कितना है? लैम्डा डी बाई डी है। इज इट क्लियर? ठीक है, मतलब चाहे डार्क फ्रिंज हो या ब्राइट फ्रिंज हो, आपका जो विड्थ है वो सेम रहता है। हाँ है ना? ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल विड्थ ऑफ व्हाट? फ्रिंज, चाहे डार्क हो चाहे ब्राइट हो। मतलब हम सिंपल बोलेंगे बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी। ठीक है, चलो, ये होता है विड्थ ऑफ फ्रिंज, है ना? चलें, ये तो हो गई कहानी आपकी विड्थ की। ठीक है, चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर देखो, मेरी बात को सुनो ध्यान से। तुम ये बताओ, अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, मतलब ब्राइट फ्रिंज की बात करें, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम, है कि नहीं? अब इंटेंसिटी मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा? देखो, आप ये बताओ, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या ऐसा कहें कि k टाइम्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना? हम कहते हैं कि जो आपका इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना? अब देखो, सुनो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होता है ना, वो होता है इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड। ठीक है, जो इंडिविजुअल वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है उसके सिंपल सम के बराबर होता है। ये ए और बी क्या है? दोनों वेव का इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब बताओ, ये आर मैक्स की वैल्यू ए प्लस बी यहां रखो, तो आई मैक्स कैसे क्या हो जाएगा? के इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर।
अच्छा, तुम ये जानना चाह रहे हो क्या कि सर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए प्लस बी कैसे होगा? तो वो भी सुन लो आप लोग, यहां देख लो। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है कि जो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई के बराबर होता है। ठीक है, अब मैक्सिमम अगर आपको एम्पलीट्यूड चाहिए तो यहां पर cos फाई कितना करना होगा? 1। तो आप बताओ, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए cos फाई की वैल्यू 1 होना चाहिए, मतलब फेज डिफरेंस आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आप बताओ देख के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा ये। तो ये आइडेंटिटी होती है ना a प्लस बी के होल स्क्वायर की, तो यहां पर स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप बताओ, जो आर मैक्स हो जाएगा वो आपका सिंपल a प्लस बी हो जाएगा ना। ठीक है, ओके, तो इसी से आया आपका आर मैक्स इक्वल टू a प्लस बी। नाउ अब देखो, यहां पर जब मैंने इसको यहां पर पुट किया तो आई मैक्स जो है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर है, और इंडिविजुअल वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो कभी थोड़ी ना बदलेगा। मतलब a और b तो कांस्टेंट्स हैं, मतलब ये ओवरऑल कांस्टेंट है कि नहीं? इसका मतलब जितने बार भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा सबकी इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। मतलब जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं स्क्रीन पर, चाहे वो पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, कोई सा भी पोजीशन का ब्राइट फ्रिंज हो, सबकी इंटेंसिटी सेम रहती है ना? ऐसा नहीं होगा कि आप सेंटर से दूर जाते जाओगे स्क्रीन पर तो आपकी इंटेंसिटी घटते जाएगी फ्रिंजेस की। नहीं, सारे ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम होती है, सेम इंटेंसिटी से वहां पर पैच बनता है। तो यहां पर हम ये बोलेंगे, देयरफॉर intensity of all bright fringes are same। Is it clear? है कि नहीं? ये कहानी होती है। ठीक है, चलो, तो ये मैंने आप लोगों को कुछ कंक्लूजन्स दिए, है ना? और हमने जो देखा पहला कि पोजीशंस फॉर ब्राइट एट डार्क के लिए क्या फॉर्मूला होगा, और फिर देखा हमने कि फ्रिंजेस की विड्थ क्या होती है ना? ठीक है, तो अब आप लोग एक काम करें, पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बहुत सारा हमने काम कर लिया है, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे यार। ठीक है, तो पहले आप लोग एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर लास्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल करने से पहले मैं कुछ और थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ठीक है, ये देखो, कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब ये सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्या होता है? तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मतलब वही जो मैंने बात की ना, कि अगर आप चाहते हो कि सामने स्क्रीन पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न बना है, ठीक है, मतलब जो डार्क ब्राइट का पैटर्न बना है वो बिल्कुल सस्टेन्ड रहे, उनकी इंटेंसिटीज में कोई फ्लक्चुएशन ना आए। ठीक है, मतलब बिल्कुल सस्टेन्ड इंटरफेरेंस अगर आप चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, वो क्या कंडीशंस हैं, ध्यान देना आप लोग। पहला कंडीशन है, द टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। मतलब जो दो स्लिट लिए थे ना बनने, ठीक है, वो एक्चुअली में कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट थे, मैंने बताया था आपको। मतलब वहां से जो लाइट वेव निकलनी चाहिए उन दोनों की फ्रीक्वेंसीज सेम होनी चाहिए, वेवलेंथ सेम होना चाहिए, है कि नहीं? तो टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। ठीक है, दैट इज दे शुड एमिट कंटिन्यूअस लाइट वेव ऑफ सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी विच हैव आइदर द सेम फेज और अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस,
है ना। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की है कोहेरेंट सोर्सेस को लेकर के, है ना, कि उन दो सोर्सेस को हम कहते हैं कोहेरेंट जहां से लाइट वेव निकलती है ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन सेम फेज, या फिर अगर फेज डिफरेंस भी हो दोनों में तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन है। नाउ दूसरा कंडीशन, द टू सोर्सेस शुड बी स्ट्रॉन्ग विथ लीस्ट बैकग्राउंड। जो दोनों सोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अच्छा लाइट देना चाहिए उसको। ठीक है, नाउ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स फ्रॉम टू सोर्सेस शुड बी प्रेफरेबली इक्वल, है ना। प्रेफरेबली इक्वल मतलब जो दोनों लाइट वेव निकल रही हैं दोनों सोर्सेस से, उन दोनों का एम्पलीट्यूड प्रेफर करो कि वो दोनों एम्पलीट्यूड क्या हो, सेम हो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, एम्पलीट्यूड सेम होगा ना अगर, ठीक है, तो जो ब्राइट बनेगा वो अच्छा खासा ब्राइट होगा, है कि नहीं, और जो डार्क होगा वो बिल्कुल डार्क होगा, मतलब वहां की इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो होगी। ठीक है भैया, जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होता है ना और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होता है तो वहां पर एम्पलीट्यूड क्या, वहां पर इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो। आप ये देखो, जो आपका इंटेंसिटी डिस्ट्रक्टिव केस की बात करूं वो डायरेक्टली, मतलब जो मिनिमम इंटेंसिटी हम बोल रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आर मिनिमम का होल स्क्वायर होगा। और आर मिनिमम की वैल्यू कितनी होती है मालूम, a माइनस बी के बराबर होती है, क्योंकि cos फाई की वैल्यू -1 होगी मिनिमम में, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा वहां पर। ठीक है, तो a माइनस बी होता है मिनिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, और ये बताओ अगर दोनों एम्पलीट्यूड सेम होंगे तो आपका ये जीरो हो जाएगा ना, अगर a और b बराबर है, मतलब दोनों वेव की एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो अगर आपका मिनिमम एम्पलीट्यूड जीरो हो जाए तो ये भी जीरो, मतलब मिनिमम इंटेंसिटी जो होगी वो जीरो होगी। तो जो डार्क फ्रिंजेस होंगे उसमें कुछ भी लाइट नहीं होगा। देखो डार्क फ्रिंज का मतलब क्या होता है, वहां पर लाइट नहीं है, और जो ब्राइट है वहां पर खतरनाक लाइट है। ठीक है, तो ये कहानी है। तो हम चाहते हैं कि यार एम्पलीट्यूड जो है वो सेम हो, हम ये प्रेफर करेंगे। ठीक है, फिर द टू सोर्सेस शुड प्रेफरेबली बी मोनोक्रोमैटिक, मतलब जो सोर्सेस ऑफ लाइट है ना वो व्हाइट लाइट मत रखो क्योंकि उसमें 7 कलर होते हैं। मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट हो, है कि नहीं। ठीक है, ये कहानी। तो ये हो गए आपके 4। अभी और देखो और कंडीशंस भी हैं, है ना, ध्यान देना आप लोग। इधर देखो, द कोहेरेंट सोर्सेस मस्ट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब जो दो सोर्सेस है ना उनके बीच का जो गैप है दैट इज स्मॉल डी, वो बहुत कम हो, ज्यादा दूरी ना हो उनके बीच में, है कि नहीं। ठीक है, द टू सोर्सेस शुड बी पॉइंट सोर्स और वेरी नैरो सोर्सेस, जो उनकी विड्थ होनी चाहिए दोनों स्लिट की वो बहुत ही नैरो होनी चाहिए, है ना, वो कहानी है। फिर द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट शुड नॉट बी स्मॉल, मतलब स्क्रीन की दूरी स्लिट से ज्यादा, मतलब बहुत करीब नहीं होना चाहिए, दूर होना चाहिए। ऐसा क्यों भाई, तुम बताओ ना। अभी देखा हमने विड्थ ऑफ जो आपका फ्रिंज था वो क्या था आपका, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। अगर ये स्मॉल होगा तो ये भी स्मॉल हो जाएगा, और अगर ये स्मॉल होगा, ठीक है, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। मतलब भाई अगर विड्थ ब्राइट की बहुत कम है, ठीक है, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे वहां पर, है ना, डार्क ब्राइट डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे आप। तो हम चाहते हैं कि डी ज्यादा हो ताकि विड्थ भी अच्छा खासा हो ब्राइट का। ठीक है, तो यहां देखो क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट शुड नॉट बी स्मॉल, है ना, मतलब कम नहीं होना चाहिए, दूर होना चाहिए। इफ दिस डिस्टेंस इज स्मॉल फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस, जो मैं कह रहा था आपसे, द फ्रिंजेस मे नॉट रिमेन डिस्टिंग्विशेबल, है ना, हो सकता है फिर वहां पर हम फ्रिंज को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के। आपके एग्जाम में आता है कि राइट द कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो यहां पर एक काम करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग,
फिर आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, है ना? ठीक है, चलो भाई अब अपन करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। आओ भाई, पहला सवाल आपके सामने है ना? टू इंटरफेरिंग सोर्सेस हैव एन इंटेंसिटी रेशियो 16:1। ठीक है, मतलब दो वेव है जिनका इंटरफेरेंस होना है, उनकी इंटेंसिटीज का रेशियो है 16:1। ठीक है, डिड्यूस एम्पलीट्यूड रेशियो एंड रेशियो ऑफ इंटेंसिटी बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा इन इंटरफेरेंस पैटर्न। मतलब यहां पर अपन को क्या करना है, ये एक्चुअली में प्रीवियस वीडियो का न्यूमेरिकल है ये। ठीक है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो यहां पर मुझे इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है, तो पहले वेव का इंटेंसिटी I1 बोल देते हैं, दूसरे वेव का इंटेंसिटी I2 बोल देते हैं, और ये 16:1 है। ठीक है, ओके, अपन को निकालना है डिड्यूस एम्पलीट्यूड रेशियो, मतलब दोनों वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा ए और बी, उनका रेशियो बताना है। बड़ा सिंपल है, I1 जो होगा वो K इंटू ए स्क्वायर होगा, है ना? K इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। दूसरा वेव का जो इंटेंसिटी है वो K इंटू बी स्क्वायर होगा। 16:1 चल रहा है आपका, K से K कैंसिल, ऑब्वियस ही बात है, स्क्वायर ट्रांसफर करोगे तो 4:1 आ जाएगा। लो भाई, रेशियो हो गया 4:1। ठीक है, नाउ अब वो बोल रहा है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये होगा आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगा, K इंटू आर मैक्स का स्क्वायर, और ये होगा K इंटू आर मिन का स्क्वायर, है कि नहीं? K से K कैंसिल। भाई आर मैक्स जो होता है वो A प्लस बी होता है ना, उसका स्क्वायर, और आर मिन क्या होगा, A माइनस बी, उसका स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ क्या मैं A को 4x ले सकता हूं, 4x, और B हमारा 1x, है ना? तो यहां देखो A इक्वल टू 4x, तो यहां देखो रखो 4x, और B कितना होगा 1x, यहां पर A कितना 4x, B कितना 1x, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो अब बताओ 5x अपॉन 3x, तो 5x अपॉन 3x इसका स्क्वायर बोल सकते हैं अपन। तो ये बताओ x कैंसिल, दिस इज 25:9। सिंपल कहानी यार। ठीक है, चलो भाई अब इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। चलो भाई अब देखते हैं यहां पर नेक्स्ट, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्या है आपका, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSC, जो अभी डिस्कस किया अपन ने, यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 मिलीमीटर, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑफ विड्थ x, मतलब विड्थ x मान लिया उसने, आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, मतलब 400 नैनोमीटर का, ठीक है, सॉरी 400 मिलीमीटर का वेवलेंथ हमने लिया। ये एक्चुअली में मिलीमीटर नहीं होगा, ये नैनोमीटर होगा, है ना? ठीक है, अब देखो सुनो ध्यान से, तो 400 नैनोमीटर का वेवलेंथ जब इस्तेमाल करेंगे YDSC में, तो जो फ्रिंजेस बनेंगे उसकी विड्थ x बोल दिया उसने। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इंक्रीज टू 600 नैनोमीटर। अगर हम वेवलेंथ को 600 नैनोमीटर कर देते हैं बढ़ा के, एंड द सेपरेशन बिटवीन स्लिट इज हाफ्ड, और स्लिट के बीच का जो सेपरेशन है, स्लिट के बीच का मतलब स्मॉल d, उसको आधा कर देते हैं, आधा d/2 मान लो। ठीक है, इफ वन वांट ऑब्जर्व्ड फ्रिंज विड्थ इन द स्क्रीन टू बी द सेम इन द टू केसेस। ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब यहां पर वेवलेंथ को चेंज कर दिया, स्लिट के बीच का सेपरेशन चेंज कर दिया, ठीक है, फिर भी जो फ्रिंज विड्थ है वो सेम है एज इन द प्रीवियस केस। ठीक है, मतलब जब 400 नैनोमीटर इस्तेमाल कर रहे थे उस समय जो आपका विड्थ है, और जब 600 नैनोमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं तब जो विड्थ है वो सेम बोल रहा है वो। ठीक है,
फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन and the plane of interfering sources in the two arrangement। तो फिर आपको क्या बताना है, पहले केस में जो आपका स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस था और दूसरे केस में जो आपका स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, उनका रेशियो बताओ। मतलब कैपिटल डी जो दोनों के केस में था उनका रेशियो बताना है। तो ध्यान देना आप लोग, इधर देखो, यहां पर अगर मैं केस 1 रखूं, केस 1 जब 400 नैनोमीटर का वेवलेंथ इस्तेमाल करेंगे अपन। अब देखो ध्यान से सुनो, आप बताओ बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता है ना, ठीक है। अब अगर हम इस केस की बात करें तो उसका बीटा एक्स है ना, लैम्डा कितना है 400 नैनोमीटर इंटू 10 की पावर -9 कर लेते हैं, चलो है ना, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और इसमें स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो d1 मान लेते हैं और ये आपका d मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका पहला केस हो गया, ठीक। अब देखो दूसरे केस में, केस 2 में, केस 2 में फ्रिंज की विड्थ सेम रखनी है x, लेकिन वेवलेंथ कितना है यहां पर, वेवलेंथ 600 है, 600 इंटू 10 की पावर -9 और कैपिटल डी के बाद कितना आपका d2 मान ले, क्या स्क्रीन की दूरी, और स्लिट के बीच का जो सेपरेशन है इस बार हाफ है ना, देखो, एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज हाफ्ड सेकेंड केस में, तो ये d/2 हो जाएगा ना पहले के मुकाबले, ठीक है। अब मुझे यहां पर निकालना है d1 और d2 का रेशियो, ठीक है। अब देखो दोनों x x हैं तो दोनों का LHS सेम है, तो दोनों का RHS इक्वेट कर सकते हैं ना हम लोग। तो ये देखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 बताना, देख यहां पर दिस दैट इज 400 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है, इंटू d1 अपॉन d इज इक्वल टू 600 10 की पावर -9 इंटू d2 अपॉन d/2। अब बताओ 2 0 कैंसिल, 10 की पावर -9 कैंसिल, ये 2 2 जा 2 3 जा, ठीक है। अब बताओ 2d1 बाय स्मॉल d इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर इंटू हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6d2 अपॉन स्मॉल d, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो आप बताओ d1 बाय d2 क्या आएगा, 3:1, हाँ या ना, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल सा सवाल, है ना। चलो तो आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करते हैं एक और क्वेश्चंस की, ठीक है। चलो चलें, अब देखते हैं अपन यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में द टू स्लिट्स इन YDSC आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.03, ये पॉइंट है 0.03 मिलीमीटर, मतलब दो स्लिट के बीच का जो सेपरेशन है स्मॉल डी वो आपका 0.03 मिलीमीटर है, ठीक है। व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम फॉल ऑन द स्लिट एंड इंटरफेरेंस पैटर्न इज प्रोड्यूस ऑन अ स्क्रीन 1.5 मीटर अवे, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, और आपको बताना है कि जो चौथी ब्राइट फ्रिंज होगी वो सेंटर से कितनी दूरी पर बनेगी। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। आओ जरा देखो यहां पर, आप ये बताओ स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है, 0.03 मिलीमीटर, ठीक है। कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है, 1.5 मीटर, ठीक है। अब बताओ मुझे दूरी निकालनी है चौथे ब्राइट की, तो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है x इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो चौथी ब्राइट फ्रिंज मतलब n की वैल्यू 4, लैम्डा कितना है, वेवलेंथ कितना, 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5000 को 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपका कैपिटल डी 1.5, फिर होल अपॉन स्मॉल डी 0.03 मिलीमीटर
मतलब 10 की पावर -3। ठीक है, अब बताओ 4 5 20, तो 20 का 0 और ये 3 0, 10 की पावर 4 हो गया ना। ठीक है, इंटू 1.5, ठीक है, इंटू 10 की पावर -10। अब आप देखो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर -2, और ये 10 की पावर -3 है ही। ठीक है, अब बताओ 2 इंटू 1.5 3 होता है ना, और ये 3 कैंसिल हो गया ना, देखो पूरा कैंसिल कर दिया मैंने। ठीक, अब आप देखो 10 की पावर, यहां पर देखना जो x होगा चौथी ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन, ये आपका 10 की पावर -6 होल अपॉन -2 -3 -5, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1, मतलब 1/10, मतलब 0.1 मीटर। मतलब आपका 0.1 मीटर पे चौथी ब्राइट फ्रिंज बनेगी। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल थर्ड क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं आप लोग। चलो भाई, तो यहां पर अपना ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये ओवर होता है। ठीक है, तो अब जो अपना नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं बात करूंगा फ्रिंज शिफ्ट को लेकर के, है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो बस ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए क्या करना है आपको, magnetbrains.com पे जाना है, या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल है वहां पर आप जाएं। वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे कोर्स मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने 1-2 टॉपिक पढ़ा तो फिर कोई कूपन लगाना पड़ रहा हो, पेमेंट करना पड़ रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सारा कंटेंट, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल है ना। तो बस अंत में यही कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और अपने दोस्तों का इसको शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। थैंक यू।